Hello everyone. Today we will discuss Lorentz transformation equation. तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्यों आई भाई? क्योंकि अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फेल हो गई. क्यों फेल हो गई? कि वो आइंस्टीन के जो पॉस्टुलेट है उन्हीं को एक्सप्लेन नहीं कर पाई. पहला रीजन क्या बताया हमने बताया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो मैक्सवेल की फंडामेंटल इक्वेशन थी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई. दूसरा जो आइंस्टीन का सेकंड पॉस्टुलेट था या जो मैक्सवेल कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम, सभी फ्रेम में क्या रहेगी, वो सी ही रहेगी, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए. उनके अकॉर्डिंग जो अगर हम यू फ्रेम में एस फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट को सी लेके चलते हैं तो एस डैश फ्रेम में आ जाती है वो सी माइनस बी, जबकि क्या आनी चाहिए थी, सी आनी चाहिए थी. तो इसलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, आपका फेल हो गया. बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को मॉडिफाइड किया. उन्हीं में से एक थे आपके जो सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया जिन्होंने लॉरेंज. तो लॉरेंज सर ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को क्या किया, मॉडिफाइड किया और मॉडिफाइड करके एक नई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी बिटवीन एस एंड एस डैश. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो फ्रेम कंसीडर करते हैं. तो लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश. हमने एक एस ले लिया, दूसरा एस डैश में ले लिया. ठीक है भाई. ओ डैश, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, वाई जेड डैश. एस एंड एस डैश, एस इज इन रेस्ट एंड एस डैश इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बी रिलेटिव टू एस. एस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है इन एक्स डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन. हियर वी कंसीडर ए पार्टिकल P. यहां पर हमने एक पार्टिकल P कंसीडर किया. अब जो O से देख रहा है, O से जो देख रहा है उसे इसके कोऑर्डिनेट कितने दिखाई देते हैं, उसे इसके कोऑर्डिनेट दिखाई देते हैं X, Y, Z और T. और जो S डैश से यहां से O डैश से देख रहा है उसे इसकी पोजीशन क्या दिखाई देती है, X डैश, Y डैश, Z डैश और T डैश. क्लियर है. तो यहां से हमने देखा कि हमें x कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे हैं, y कोऑर्डिनेट. तो हियर वी कंसीडर ए पार्टिकल P whose coordinate for S and S dash frame are x, y, z, t and x dash, y dash, z dash, t dash. That is ठीक है. देन अब यहां से यहां तक ये वाली डिस्टेंस देखोगे आप, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाती है, यहां से O से जब इसको पार्टिकल को देख रहे हो x एक्सिस पर देख रहे हो तो ये पोजीशन कितनी हो गई, x के लिए कितना, S के लिए x है तो ये x हो जाता है. O डैश से जब इस P को देखते हो आप, यहां से जब इस P को देखते हो तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है आपकी, x डैश हो जाती है. इनिशियली ये जो S डैश फ्रेम है कहां था, O पर था और B वेलोसिटी से चल रहा है, T टाइम में यहां पहुंच गया तो ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाती है, ये वाली डिस्टेंस हो जाती है आपकी BT. क्लियर है भाई. तो देन अकॉर्डिंग टू गैलीलियन सर के अकॉर्डिंग आपको कितना मिलता है, यहां से आप कहते हैं x डैश इक्वल टू x माइनस बीटी. गैलीलियन सर ने कितना दे दिया, x डैश इक्वल टू, भाई अगर x डैश की वैल्यू यहां से निकालोगे तो x डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये x, और इस x में से अगर ये vt घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x डैश मिल जाएगा. यानी कि इस x में से हमने इतना पोर्शन रिमूव कर दिया तो हमें क्या मिल गया, ये वाला पोर्शन मिल गया और ये वाला पोर्शन कितना, x डैश. तो x डैश इक्वल टू x माइनस बीटी. तो हमें ये मिल गया गैलीलियन. लेकिन ये इक्वेशन क्या हो गई, ये इक्वेशन कहीं ना कहीं क्या हो गई, फेल हो गई. अब लॉरेंज सर ने कहा भाई जब ये पार्टिकल जो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी जो है इट इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्विवेलेंट टू सी, यानी कि बहुत तेज है. हम नॉर्मल पार्टिकल की बात तो बात कर ही नहीं रहे, हम उन पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के लगभग वेलोसिटी से चल रहे हैं. जब वो इतनी तेज वेलोसिटी से चल रहे हैं तो हम इनमें एकदम एग्जैक्टली कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं. जब ये वेलोसिटी c के बराबर है तो एकदम हमने कैसे कह दिया कि x डैश इक्वल टू x माइनस बीटी एग्जैक्टली इक्वल आएगा. तो उन्होंने कहा कि यहां पर कुछ एरर है इस इक्वेशन में. उन्होंने कहा कि यहां पर इक्वलिटी नहीं आकर क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी आएगा, कि लगभग ये x डैश लगभग x डैश इक्विवेलेंट टू x माइनस बीटी. हम अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई x डैश लगभग x माइनस बीटी के बराबर है. यहां पर कुछ ना कुछ एरर है. उस एरर को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने यहां पर क्या लगा दिया, यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी लगा दी. तो यहां पर क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा.
तो एक्स डैश इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने क्या ले लिया, के एक्स माइनस पीटी, और इसे उन्होंने इक्वेशन 1 दे दिया। क्लियर है? जो इक्वेशन थी गैलेलियो ने जो इक्वेशन ली एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस पीटी, लॉरेंस ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो ये एग्जैक्टली इक्वल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए तो रिलेटिविटी आई। तो उन्होंने उस इक्विवेलेंटी को हटाकर यहां पर क्या लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया कि यहां पर कुछ ना कुछ एरर है, उस एरर को कैलकुलेट करते हैं, और वो क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगा दिया, के। अब हमें क्या करना है, के की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और इक्वेशन को बनाना है, दोनों को रिलेट करना है, कोऑर्डिनेट को। तो अब उन्होंने कहा भाई, इसके बाद उन्होंने अपना आइंस्टीन सर का फर्स्ट पोस्टुलेट यूज किया। आइंस्टीन सर का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि ऑल लॉ ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, applying first postulate। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, ऑल लॉ ऑफ फिजिक्स, ऑल लॉ ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन all inertial FOR फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम FOR भी लिख सकते हैं, बहुत सारी कई बार पूछ लेता है कि व्हाट इज FOR, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन वहां पे बता दिया, डिफाइन FOR, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है भाई? तो यहां पर हमने क्या करना है, फर्स्ट पोस्टुलेट को अप्लाई करना है। वो क्या कहता है कि जैसा फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो लॉ इस फ्रेम के लिए इसमें है वही क्या होगी, इसमें भी होगी, वही सेम इसमें होगी। तो जैसी इक्वेशन एक्स डैश की एक्स के लिए है वैसी ही इक्वेशन किसके लिए होगी, एक्स की किसमें होगी, एक्स डैश में होगी। जैसी रिलेशन यहां पर क्या है, एस डैश, जैसे यहां पर एस डैश को हम रिलेट कर रहे हैं किससे, एस से। यहां पर हमने एस डैश को किससे रिलेट किया है, एस के कोऑर्डिनेट से। वैसे ही अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फर्स्ट पोस्टुलेट, एस को आप कैसे रिलेट करोगे, एस डैश से सेम रिलेशन आनी चाहिए। जैसी रिलेशन एस डैश की एस में है, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, ऐसी रिलेशन एस की भी एस डैश में होगी, तभी तो फर्स्ट पोस्टुलेट है, ऑल लॉ ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम। तो हमने क्या किया, ये यहां पर एक्स डैश को, यहां पर हमने क्या किया, एक्स डैश को एक्स से रिप्लेस कर दिया, के एज इट इज। एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे, एक्स डैश से रिप्लेस कर दोगे, माइनस बी टी डैश, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? हमने क्या किया, फर्स्ट पोस्टुलेट को यूज करते हुए कि ऑल लॉ ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जैसी रिलेशन एस डैश की एस में है ऐसी रिलेशन एस की एस डैश में होगी आइंस्टीन सर के फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। तो लॉरेंस सर ने क्या किया, एक्स को एक्स डैश को एक्स रिप्लेस कर दिया, एक्स को एक्स डैश से, टी को टी डैश से। तो इधर क्या हो गया, इधर एस फ्रेम हो गया और इधर कौन सा फ्रेम हो गया, एस डैश फ्रेम हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। लेकिन यहां पर एक करेक्शन है, क्या है कि भाई जब मैं देख रहा हूं और तुम इस ट्रेन में जा रहे हो, तो मेरे लिए तुम इस वेलोसिटी v से जा रहे हो, लेकिन जब तुम मुझे देख रहे हो तो मैं तुम्हें इधर को अपोजिट डायरेक्शन में जाता दिखाई दे रहा हूं, यानी कि मेरी वेलोसिटी तुम्हें क्या दिखाई दे रही है, -v। यानी कि जब फ्रेम चेंज होगा तो कोऑर्डिनेट तो चेंज होंगे, x चेंज टू x डैश और x डैश चेंज टू x, ठीक है, t चेंज टू t डैश एंड t डैश चेंज टू t। लेकिन वेलोसिटी हमने पहले भी बात की थी जब गैलीलियन इनवर्स कर रहे थे, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी आपकी -v से। ये पॉइंट आपका समझने वाला है कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। भाई जब मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम इस ट्रेन में जा रहे हो, तो मेरे लिए तुम +b वेलोसिटी से इधर को जा रहे हो, ठीक है, +b वेलोसिटी से आप इधर को जा रहे हो। लेकिन जब तुम मुझे देख रहे हो तो मैं इधर को जाता हुआ देख रहा हूं, कितनी वेलोसिटी से, उतनी ही वेलोसिटी से, b वेलोसिटी से ही इधर को जाता हुआ दिखाई दे रहा हूं। यानी कि मेरी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, और डायरेक्शन के लिए क्या लोगे आप, वेलोसिटी इज -b। तो यहां पर आपका ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा -b ये है, और b को -b से रिप्लेस करोगे जब फ्रेम चेंज हो रहा है, तो माइनस माइनस ये माइनस, और इस माइनस का क्या हो जाएगा, +b। तो ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर और नॉट?
ठीक है। अब गैलीलियन सर ने तो टाइम कंपोनेंट को भी क्या ले लिया, उन्होंने ले लिया टी डैश इक्वल टू टी। बट लॉरेंस सर ने क्या कहा, लॉरेंस सर ने कहा कि जब ये पार्टिकल बी वेलोसिटी से चल रहा है जो कि बहुत तेज है, इसका मतलब यहां पर कुछ टाइम में भी वेरिएशन होगा। उन्होंने यहां पर टाइम कंपोनेंट को भी कैलकुलेट किया। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टी डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें टी डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने दोनों इक्वेशन में देखा, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में कि टी डैश कहां है। तो टी डैश हमारा ये यहां मिल गया। तो यहां से हम अगर टी डैश की वैल्यू को कैलकुलेट कर दें तो हमें टी डैश मिल जाएगा। इसको मैं रख, तो हमने क्या किया, यहां से टी डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम टी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमने देखा कि के यहां पर एक्स था, तो के को इधर ले जाओ, तो आपको क्या मिल गया, एक्स अपॉन के इक्वल टू एक्स डैश प्लस बी टी डैश, एक्स डैश प्लस बी टी डैश। अब हमें क्या चाहिए, टी डैश चाहिए, तो ये टर्म एक्स है, इसको भी इधर ले जाओ, तो क्या आ गया आपका एक्स अपॉन के इक्वल टू एक्स अपॉन के, इस एक्स डैश को इधर ले आओ, माइनस एक्स डैश इक्वल टू बी टी डैश। क्लियर है भाई। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, टी डैश चाहिए। हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, टी डैश चाहिए, तो बी को भी इधर ले आओ, तो आपका टी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन वी, भैया ऐसे कर दो, वन अपॉन वी एक्स अपॉन के माइनस एक्स डैश। क्लियर है। 1 अपॉन बी को हम उधर ले आए, तो 1 अपॉन बी एक्स अपॉन के माइनस एक्स डैश, बी की आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई। तो इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। तो यहां से टी डैश इक्वल टू आपका कितना आ गया, एक्स अपॉन के बी माइनस एक्स डैश अपॉन बी। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी आ गई आपकी, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है भाई। अब आप देखो कि ये इक्वेशन सही है क्या, जो टी डैश की इक्वेशन आई है, क्या ये सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में हम चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखा कि कौन सा फ्रेम है, एस डैश फ्रेम है। जब लेफ्ट हैंड साइड में एस डैश फ्रेम है तो हमें पता है कि यदि आपका लेफ्ट हैंड साइड में एस डैश है तो 100% राइट हैंड साइड में कौन सा होगा, आपका एस फ्रेम होगा। यानी कि अगर इधर टी डैश है तो इधर सारे के सारे कंपोनेंट किसके होंगे, एक्स होंगे, वाई होंगे, जेड होंगे और टी होंगे। यानी कि इधर राइट हैंड साइड में आपको एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, टी डैश में से कोई भी नहीं मिलने वाला। लेकिन हम जब इसे चेक करते हैं, ये तो एस हो गया, ये भी, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर क्या आ गया, ये यहां पर ये एस डैश आ गया। यानी कि इसको, जो ये एक्स डैश है, इस एक्स डैश को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि इधर अगर एस डैश है तो इधर सारे कंपोनेंट किसके आने चाहिए, एस के आने चाहिए। यानी कि यहां पर क्या है, हमारा एस डैश है। तो हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या पता है आपको, एस डैश इक्वल टू के एक्स माइनस बी टी। इक्वेशन नंबर 1 से एक्स डैश इक्वल टू के एक्स माइनस बी टी। तो इस एक्स डैश को यहां पर पुट कर दो, तो यहां पर क्या आ गया भैया आपका, टी डैश इक्वल टू एक्स अपॉन के बी माइनस 1 अपॉन बी के एक्स माइनस बी टी। क्लियर है भाई। तो टी डैश इक्वल टू एक्स अपॉन के बी माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या हो गया, के एक्स हो गया, के एक्स अपॉन बी माइनस का के एक्स अपॉन बी, माइनस माइनस प्लस के, अंदर मल्टीप्लाई है, वी टी अपॉन बी। पहले में के एक्स हो गया, के बी टी हो गया, अपॉन में बी आ गया। इस बी से ये बी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। तो टी डैश इक्वल टू कितना आ गया आपका, इसमें से कॉमन ले लो। इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर x कॉमन आ रहा है, नीचे v कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें ऊपर x कॉमन आ रहा है दोनों में, नीचे b कॉमन आ रहा है, k को भी कॉमन ले लो। तो मैंने ऊपर से k को भी कॉमन ले लिया। जब मैंने ऊपर से k को कॉमन लिया है यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे 1 अपॉन k तो यही बचा,
1/k तो ये बचा, लेकिन एक के आपने ऊपर और ले लिया, एक 1/k तो ये बचा, x/b कॉमा गया, नीचे 1/k बचा, एक के और आपने कॉमन ले लिया, तो यहां पर कितना हो गया k²। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब k को अंदर ले जाओगे तो k से k कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा आपको, एक के ही मिलेगा, क्योंकि आपने एक के ऊपर कॉमन लिया है, तो नीचे एक के बचा, ऊपर वाला कॉमन नीचे आ गया, ठीक है। माइनस kx/b का कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, प्लस क्या बचा आपका kt प्लस kt। अब आप चेक करो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फ्रेम है, s डैश, और राइट हैंड साइड में कौन सा है, s, दोनों ही ऐसा है। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी होगी, 4 हो गई, और ये आपकी किसकी आ गई, टाइम कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, टाइम कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्मॉल, अगर k की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो आपको टाइम भी मिल जाएगा और पोजीशन कंपोनेंट भी मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब टाइम कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस और एस डैश। आपके पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस और एस डैश। एस रेस्ट में है, एस डैश मोशन में है। सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग सी इसमें रहेगा और सी ही इसमें रहेगा। सी रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सी इसमें है, सी इसमें है। इसमें कितनी डिस्टेंस चलता है, एक्स डिस्टेंस चलता है। इसमें कितनी डिस्टेंस चलता है, एक्स डैश डिस्टेंस चलता है। इसमें कितने टाइम में चलता है, टी टाइम में। इसमें कितने डिस्टेंस टाइम में चलता है, टी डैश टाइम में। अगर आप किसी भी एक फ्रेम में, अगर आप एक फ्रेम में खड़े होकर एक टॉर्च को फ्लैश ऑन कर दो, टॉर्च को ऑन कर दो, आपने एक फ्लैश ऑन की तो वो फ्लैश दोनों फ्रेम से ही क्या दिखाई देगी, सी दिखाई देगी। वो फ्लैश जो आपने टॉर्च ऑन की है, जैसे लाइट को आपने प्रोपोगेट कराया किसी भी फ्रेम में खड़े होकर, तो दोनों ही फ्रेम में उस टॉर्च से जो लाइट निकली है उससे ऑब्जर्वर को उसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, सी ही दिखाई देगी। लाइट की कितनी दिखाई देगी, सी ही दिखाई देगी। एस फ्रेम में कितनी डिस्टेंस चलता हुआ दिखाई देगा, टी टाइम में एक्स डिस्टेंस, और एस डैश फ्रेम में टी डैश टाइम में एक्स डैश डिस्टेंस। किस वेलोसिटी से, सी वेलोसिटी से। तो यहां से आपको डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम लगा दो। तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहां पर डिस्टेंस कितनी चला, यहां पर डिस्टेंस चला एक्स, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से चला, सी वेलोसिटी से टी टाइम में। तो एक्स इक्वल टू सी टी। इस वाले में लगा दो, डिस्टेंस कितनी चला, एक्स डैश इक्वल टू कितनी वेलोसिटी से, सी, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो आपको x इक्वल टू सी टी मिल गया और x डैश इक्वल टू सी टी डैश मिल गया। क्लियर है। तो आपने एक फ्लैश ऑफ लाइट ली, उस फ्लैश ऑफ लाइट से दोनों, वो फ्लैश ऑफ लाइट s फ्रेम में कितनी डिस्टेंस चल रही है, x डिस्टेंस चल रही है c वेलोसिटी से t टाइम में। s डैश फ्रेम में क्या चल रही है, x डैश डिस्टेंस चल रही है c वेलोसिटी से t डैश टाइम में। तो आपने x और x डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इन दोनों वैल्यूओं को पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2, पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, x डैश इक्वल टू एक्स माइनस बी टी। यहां पे लिख देता हूं मैं साइड में। हमारी इक्वेशन 1 क्या है, x डैश इक्वल टू के एक्स माइनस बी टी, और इक्वेशन 2 क्या है, x इक्वल टू के एक्स डैश प्लस बी टी डैश। तो इक्वेशन 1 में पुट करो। इक्वेशन 1 में x डैश है शुरू में, तो x डैश की जगह क्या आ गया आपका, सी टी डैश इक्वल टू के एज इट इज, ब्रैकेट में क्या है आपका x, x की जगह कितना आ गया, सी टी माइनस बी टी एज इट इज। इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन नंबर 2 में रखो। इक्वेशन 2 में क्या है, x का क्या आ गया, सी टी, के एज इट इज सी टी डैश प्लस बी टी डैश। इक्वेशन नंबर 6। हम आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट किस लिए यूज कर रहे हैं, हम आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट इस कांस्टेंट k की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब क्या करें, कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, इन दोनों इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 की मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 एंड 6। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे जब ये और इसमें मल्टीप्लाई करो तो c इंटू
सी स्क्वायर टी टी डैश। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिला सी स्क्वायर टी टी डैश, ठीक है भाई, इक्वल टू के इंटू के। तो यहां पर आपको मिल गया के स्क्वायर। ये टर्म एज इट इज लिख दो, सी टी माइनस बी टी, और दूसरी टर्म कितनी आ गई आपकी, सी टी डैश प्लस बी टी डैश। क्लियर है? इस टर्म को एज इट इज, तो आपका आ गया सी स्क्वायर टी टी डैश इक्वल टू के स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सी टी की मल्टीप्लाई कर दो, सी टी इसमें मल्टीप्लाई करो, तो सी और सी स्क्वायर टी टी डैश। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे प्लस 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 सी बी टी टी डैश, सी बी टी टी डैश। क्लियर है? फिर माइनस प्लस माइनस सी बी टी टी डैश, सी बी टी टी डैश, माइनस प्लस माइनस वी और बी, वी स्क्वायर टी टी डैश, वी स्क्वायर टी टी डैश। देखोगे आप सी बी टी टी डैश प्लस सी बी टी टी डैश माइनस। क्लियर है? टी टी डैश दोनों में से कॉमन आ गए, तो सी स्क्वायर टी टी डैश इक्वल टू के स्क्वायर टी टी डैश दोनों में से कॉमन ले लगे, तो क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। टी टी डैश और टी टी डैश ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो गए, तो आपको क्या मिला, सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, के स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी हम एक इक्वेशन नंबर दे देते हैं 7, ये भी यूज किया जाए। हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करें, सी स्क्वायर को नीचे ले आए, क्योंकि हमें दिख रहा है के स्क्वायर इक्वल टू, ये सी स्क्वायर नीचे भी सी स्क्वायर, तो इस सी स्क्वायर को नीचे ले आओ, तो के स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब इस 1 अपॉन सी हमने क्या किया, सी स्क्वायर को हम नीचे ले आए, तो सी स्क्वायर को जब नीचे लाओगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन सी स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, तो आपको के स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या के इक्वल टू कितना आ जाता है आपका, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है? तो ये इक्वेशन नंबर है। तो आपने अब के की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, के इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये ही अभी हम बात करें रिलेटिविस्टिक कांस्टेंट है, ये पूरी रिलेटिविटी में ये फैक्टर ही आपका चलेगा। इसको और अच्छी तरह से लिख देते हैं, इसको ऐसे ना लिख के हम लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है, 1 अपॉन रूट के इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रिलेटिविस्टिक फैक्टर। ठीक है? अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो और इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन 4 में देखोगे कि आप के तो पुट कर रहे हो, उसके साथ साथ क्या पुट करना है आपको, 1 अपॉन के स्क्वायर, ये जो लिया है। तो पुट द वैल्यू ऑफ के एंड के स्क्वायर इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 में इन वैल्यूओं को क्या कर दो, आप पुट कर दो। तो जब आप इक्वेशन 1 में पुट करते हो तो इक्वेशन 1 क्या कहती है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस बी टी। यहां पर के था तो के की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख दो इसको ऐसे ना, एक्स डैश इक्वल टू कितना है आपका, के एक्स माइनस बी टी, या फिर आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस बी टी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर 9। तो ये तो टाइम कम पोजिशन कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस बी टी अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब क्या करना है, अब इसमें पुट करना है आपको। तो टी डैश इक्वल टू एक्स अपॉन बी एज इट इज, के को भी ऐसे रहने दो, के एज इट इज रहने दो, ठीक है। यहां पर 1 अपॉन के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो के स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से 1 अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां पर पुट कर दो 1 अपॉन के स्क्वायर की वैल्यू, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है भाई, प्लस के प्लस के टी, क्लियर है भाई। हमने ये वैल्यू को पुट कर दिया। अब आप देखोगे कि टी डैश इक्वल टू एक्स अपॉन बी के, यहां पर सी स्क्वायर को एलसीएम ले लो, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर आ गया माइनस सी स्क्वायर प्लस के टी। सी स्क्वायर से आपका सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपको मिला टी डैश इक्वल टू एक्स के अपॉन बी इंटू, ये ब्रैकेट ओपन कर दिया आपने, माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस के टी। बी से ये स्क्वायर कट गया, तो टी डैश इक्वल टू के टी को पहले लिख ले हम, के टी स्मॉल है, के टी प्लस माइनस माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर और के आपका एच, इसमें से के को भी कॉमन ले लो, तो के टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, क्या आ गया आपका, के टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अब इस के की वैल्यू पुट कर दो आप यहां से, तो के टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और दिस इज द टाइम कंपोनेंट इक्वेशन नंबर 10। अगर आप देखोगे कि इस इक्वेशन को चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फ्रेम है, लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर फ्रेम है एस डैश। जब लेफ्ट हैंड साइड में एस डैश है तो राइट हैंड साइड में कौन सा होना चाहिए, एस। तो यहां पर क्या है, एस है, यहां पर भी एस है, इक्वेशन सही। इस इक्वेशन को चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में एस डैश। जब लेफ्ट हैंड साइड में एस डैश है तो राइट हैंड साइड में कौन सा होगा, एस। ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, तो इक्वेशन क्या है, ये सही है। तो देन Lorentz transformation equation become, अब क्या हो जाएंगी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिख दो आप। तो पहली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कितनी होगी आपकी, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस बी टी अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश इक्वल टू वाई, क्योंकि जिस डायरेक्शन में चल रहा है पार्टिकल, जिस डायरेक्शन में फ्रेम चल रहा है, सिर्फ उसी डायरेक्शन में के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, चेंज होंगे, अदर्स टू कोऑर्डिनेट रिमेन्स अनचेंज। तो y डैश इक्वल टू y और z डैश इक्वल टू z और t डैश इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एंड दीज इक्वेशन आर नोन एज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर हमें एस डैश एस कोऑर्डिनेट के वैल्यू पता है तो हम किसकी कैलकुलेट कर लेंगे, हम एस डैश की कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें एस फ्रेम के एक्स और टी पता है और फ्रेम की वेलोसिटी पता है तो हम एस डैश के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो दिस इक्वेशन आर नोन एज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अभी इसको हम नॉर्मली जो आगे डेरिवेशन करेंगे उसमें इसको ना के की टर्म में ले लेंगे। तो के की टर्म में हम कैसे लिखते हैं इसे, एक्स डैश इक्वल टू के एक्स माइनस बी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू के टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। हम इस टर्म में लिख के और वेयर
वेयर k इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हम ये तो एक्चुअल में जो कंप्लीट लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी, ये भी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, लेकिन हमने किसकी टर्म में लिख दिया, k की टर्म में लिख दिया। जब हम k की टर्म में लिखेंगे तो यहां पर हमें बताना पड़ेगा k इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब k की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन इसी में आ जाएंगे। तो दीज इक्वेशन आर नोन एज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अभी वो कहता है कि भाई मैं इसी में थोड़ा सा बता देता हूं कि लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डेरिवेशन करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे, लेकिन उसके यहां से डायरेक्ट कैसे करेंगे मैंने गैलीलियन में ही बताया था। क्या करते हैं हम, जब हमें लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट इससे निकालनी है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो फ्रेम है एस और एस डैश। हम क्या करते हैं, एक्स को एक्स डैश से और एक्स डैश को एक्स से, वाई को वाई डैश से और वाई डैश को वाई से, जेड को जेड से जेड डैश से, टाइम कंपोनेंट टी को टी डैश से और टी डैश को टी से रिप्लेस कर देते हैं। और जब फ्रेम चेंज होता है तो मेरे लिए ये प्लस वी से जा रहा है, इसके लिए मैं किससे जाऊंगा, माइनस वी से जाऊंगा। और वेलोसिटी को किससे रिप्लेस कर देते हैं हम, माइनस बी से। तो उन्हीं इक्वेशन में आप चेंज कर दो तो एक्स डैश की जगह क्या आ जाएगा आपका एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स डैश, माइनस विद वेलोसिटी है तो माइनस वेलोसिटी की जगह आ जाएगा प्लस वी टी डैश अपॉन रूट 1 माइनस, अब माइनस है ये प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि माइनस बी का ये बी को रिप्लेस करोगे माइनस बी से और उसका भी क्या है स्क्वायर है, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो यहां से क्या मिलेगा आपको प्लस बी स्क्वायर ही मिलेगा नीचे। तो ये क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y इक्वल टू वाई डैश, z इक्वल टू जेड डैश, t इक्वल टू टी डैश, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नीचे वेलोसिटी का क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दीज आर नोन एज लॉरेंज, दीज आर नोन एज लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसका हम डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि डायरेक्टली वो कहता है कि ड्राइव लॉरेंज इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हम एक क्वेश्चन इसको भी करेंगे कि इससे सीधा हम इसको ड्राइव कर लें। क्लियर है भाई, तो ये हो गया। अभी एक क्वेश्चन और पूछता है कि शो दैट व्हेन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन चेंज इनटू कन्वर्ट इनटू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी कि कब वो कंडीशन कौन सी है जब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपकी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि ये आई कहां से है, कहीं ना कहीं गैलीलियन फेल हुआ तभी तो आपकी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आई। तो स्टार्टिंग कहां से है इसकी, गैलीलियन से है। तो वो क्वेश्चन में पूछता है कि वो कंडीशन बताओ कि जब ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपकी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपकी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये आपकी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है आपकी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी आपकी, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस बी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू टी। ये क्या थी आपकी, ये थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये क्या है आपकी, ये है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो वो कंडीशन बतानी है कि जब ये इक्वेशन इन गैलीलियन में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो कौन सी कंडीशन है। देखो भाई, अगर मैं v लेस देन c कर दूं, अगर मैं v लेस देन c कर दूं तो b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जब b लेस देन c है, यानी कि मैं नॉर्मल पार्टिकल की बात कर रहा हूं, अपनी तुम्हारी ट्रेन की, तो जब b लेस देन c है तो b स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, या यहां से देख लो b अपॉन सी क्या हो जाएगा आपका लेस देन 1, और v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा लेस देन 1। तो आप क्या करोगे, v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को v नेग्लेक्ट v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसको v अपॉन सी स्क्वायर भी बहुत छोटा हो जाएगा, v अपॉन सी स्क्वायर। जब हमने एक कंडीशन दे दी कि v लेस देन c, जब b लेस देन c है तो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर भी बहुत छोटा हो गया और v अपॉन सी स्क्वायर भी बहुत छोटा हो गया। जब बहुत कम वैल्यू हो गई इनकी तो हम क्या करेंगे, इसका जब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा इस वैल्यू का,
तो इस वैल्यू को क्या कर दोगे आप, नेगलेक्ट कर दोगे, तो इस हम पे कोई इक्वेशन पे हमारी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, v अपॉन सी स्क्वायर और v अपॉन सी स्क्वायर को हमने क्या किया, इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से नेगलेक्ट कर दिया। तो यहां से आपको कितना मिल गया, x डैश इक्वल टू x माइनस बीटी। नीचे इस टर्म को आपने क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया, तो क्या बचा, √1 और √1 1। y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, t डैश इक्वल टू, इस टर्म को आपने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, तो ये टर्म आपकी नेगलेक्ट हो गई, तो t डैश इक्वल टू t बचा। इस टर्म को भी आपने नेगलेक्ट कर दिया, तो क्या बचा, 1 अपॉन √1 1, तो यहां से भी क्या मिल गया आपको, t डैश इक्वल टू t। तो हमने देखा कि जब हम b लेस देन c करते हैं तो यहां से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन किस में चेंज हो गई, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्यों फेल हुई, क्योंकि लॉरेंस इक्वेशन आर वैलिड ओनली फॉर द वेलोसिटी विच इज वेरी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी कि नॉर्मल पार्टिकल के लिए ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी। यानी कि क्लासिकल फिजिक्स जो कहती है जिसमें न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी वैलिड ओनली फॉर वेरी लो वेलोसिटी, बहुत कम वेलोसिटी के लिए ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी, इसलिए क्या हो गई ये, इसलिए ये फेल हो गई। क्लियर है भाई। तो आप क्या लिखोगे इसमें, आपका क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द कंडीशन व्हेन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन चेंज इनटू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हम लिखेंगे the Lorentz transformation equation change into the Galilean transformation equation when v less than c, when that is when v less than c, we neglect v square upon c square and v upon c square। क्लियर है। तो ये आपका एक जो उसके लॉन्ग क्वेश्चन के साथ भी आता है, कभी 2 नंबर में भी आ जाता है, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें।